हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम जल के बारे में और विस्तार से जानेंगे। इस टॉपिक में आज के टॉपिक में हम जल प्रदूषण, कठोर जल, मृदु जल, जल के असंगत व्यवहार और भी जल के बहुत सारे गुणों को हम इस टॉपिक में विस्तार से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जल का असंगत व्यवहार। सामान्यतः पदार्थ का ठोस रूप उसके द्रव रूप से भारी होता है, किंतु आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में शरबत को ठंडा करने के लिए डाले गए बर्फ के टुकड़े जल के ऊपर तैरते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। किसी पदार्थ का घनत्व कब अब हम किसे कहेंगे ये जानते हैं कि किसी पदार्थ का घनत्व उसके इकाई आयतन का द्रव्यमान है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, अर्थात कि उसका जो आयतन होगा घन प्रति मीटर, तो उस आयतन में जो उपस्थित जो उसका द्रव्यमान है, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, वह उसका घनत्व कहलाता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। यह 1 किलोग्राम प्रति लीटर है, जबकि बर्फ का घनत्व 0.9 किलोग्राम प्रति लीटर है। इसलिए बर्फ को जल में डुबोने पर उसका लगभग 1/9वां भाग जल के ऊपर रहता है और 8/9वां भाग जल के नीचे रहता है। इसी कारण ठंडे देशों में समुद्र में तैरती बर्फ की चट्टानों के जल के अंदर डूबे हुए भाग का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितना भाग अंदर डूबा हुआ है। इसलिए जलपोतों, पानी के जहाज को बर्फ के चट्टानों के पास गुजरते समय सावधानी बरतनी पड़ती है। आपने टाइटैनिक पिक्चर देखा होगा। टाइटैनिक जो जहाज़ था बहुत बड़ा था, विशालकाय था, जो कि बर्फ़ की चट्टान से टकरा जाता है और उसमें टकराने से वो क्षतिग्रस्त हो जाता है और सैकड़ों यात्रियों की मृत्यु हो जाती है। बर्फ़ का घनत्व जल की तुलना में कम होना जलीय जीवन के लिए वरदान है। अत्यधिक ठंडे मौसम में जब वायुमंडल का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है, समुद्र एवं झीलों के ऊपर वाला जल बर्फ के रूप में जमने लगता है तथा घनत्व कम होने के कारण बर्फ जल के ऊपर तैरती है। बर्फ के नीचे वाले जल की ऊष्मा बाहर निकल पाती है और जल का ताप अधिक बना रहता है। इस कारण जल में रहने वाले जीव जंतु एवं पौधे जीवित रहते हैं। हमने देखा है कि जमने पर जल का घनत्व कम हो जाता है तथा आयतन बढ़ जाता है। यदि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर में बोतल जल के ऊपर तक भर कर रखा जाए, तो बर्फ़ जब बदलता है तो बोतल फट सकता है। बढ़े हुए आयतन के कारण बोतल टूट सकता है। अब हम देखते हैं कठोर जल एवं मृदु जल। कठोर जल, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर किसे कहते हैं? आप देखे होंगे, आपने ऐसा महसूस किया होगा कि जब आप नहाते हैं, चाहे कपड़ा धोते हैं, तो उस समय कहीं कहीं का पानी जल्दी झाग आसानी से दे देता है, कहीं कहीं का पानी झाग नहीं देता है। तो जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग दे देता है वह मृदु जल है। जो झाग देरी से देता है वो कठोर जल है। तो हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कठोरता के क्या कारण हैं। उसमें जो जल में जो घुलित लवण होते हैं, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं, सल्फेट, क्लोराइड, ये लवण होते हैं, ये जल को अधिक हार्ड बना देते हैं, जिस कारण साबुन अच्छे से झाग नहीं बना पाता, वो अघुलनशील पदार्थ में बदल जाता है। जल की कठोरता 2 प्रकार से होती है, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता जल में मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के घुलने के कारण होती है।
इसे उबालकर दूर किया जा सकता है, जबकि स्थायी कठोरता जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण होती है। इसे उबालकर दूर नहीं किया जा सकता। जल का विद्युत अपघटन हाइड्रोलाइसिस, इसमें हम जल में इलेक्ट्रोड प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रोड के द्वारा करंट प्रवाहित करते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है। जल को इस प्रकार हम कार्बन के इलेक्ट्रोड द्वारा जोड़ देते हैं, उसमें करंट प्रवाहित करते हैं, तो एक परख नली में ऑक्सीजन जमा होता है और एक परख नली में हाइड्रोजन गैस जमा होता है। दोनों गैस को हम उल्टा करके स्टोर करते हैं, क्योंकि जो वायुमंडल से जो गैस हल्की होती है उसे उल्टा करके एकत्रित किया जाता है। अब ली गई गैस को हम उसका परीक्षण करते हैं कि वो कौन सा गैस है। एक गैस के पास हम उसको ले जाते हैं, माचिस जलती हुई तीली को, तो वो तेज़ी से जलने लगती है। और एक परख नली के पास जब हम ले जाते हैं तो वो जो है वहाँ पे पॉप की आवाज़ उत्पन्न करती है। यह हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति बताती है, दर्शाती है। तो एक जो परख नली जिसमें हाइड्रोजन गैस है वो ज्वलनशील होता है, उसमें चिंगारी उत्पन्न होती है, और एक ऑक्सीजन गैस जिसमें एकत्र हुआ है वो जलाने में सहायक होता है। अगला हम देखते हैं इसमें जल चक्र, वाटर साइकिल, कि जल चक्र क्या है। आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास में जितना भी जो जल है वो या तो तालाब में है, या कुआं में है, या फिर नलकूपों में है। तो इन सभी स्रोतों में जल उपस्थित है। ये जो जल है ये कहाँ से आता है? ये जल, बरसात होती है, हर मौसम का चक्रीकरण होता है। बरसात का मौसम आता है, बरसात के मौसम में पानी बरसता है और तालाब, कुआं इत्यादि फिर से भर जाते हैं। फिर गर्मी का मौसम आता है, वाष्पीकरण होता है, फिर ये बादल के रूप में जाते हैं, संघनन होता है वहाँ पे और बादल का रूप लेते हैं, फिर वर्षा होती है और यह एक चक्रीकरण चलता रहता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिया गया है। समुद्र के जल जो होते हैं वाष्पीकरण के कारण ऊपर उठते हैं। ऊपर में तापमान कम होता है, तापमान कम होने के कारण ये संघनन के फलस्वरूप ये बादल का रूप लेते हैं और जहाँ निम्न दाब या उच्च दाब जो भी बनता है तो वहाँ जाके ये वर्षा करते हैं। इस प्रकार ये जल चक्र चलता रहता है। नदी का पानी वापस समुद्र में मिल जाता है। अब इसमें है कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इस प्रश्न का आपको उत्तर बताना है। आप पुस्तक में से देख लीजिएगा और इसके आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। इसके बाद दिया हुआ है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है? मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा जल का इतना दूषित हो जाना कि वो जो है उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ना तो पीने के, ना तो खाना बनाने के, ना किसी भी क्रियाकलाप के लिए अवांछनीय रूप जब जल ले लेता है तो इसे हम जल का प्रदूषण कहते हैं। दूषित हो जाना जल प्रदूषण कहलाता है। ये जल प्रदूषण के कारक क्या है? बढ़ते औद्योगिकरण के कारण जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आया है। जल प्रदूषण के कारण सबसे पहला कारण तो है मनुष्य के क्रियाकलाप, कि हम अपनी आदतों को यदि सुधार लें तो जल प्रदूषित नहीं होगा। मनुष्यों बहुत ज़्यादा जो भी है गंदगी को हम नदी नाला में फेंक देते हैं, बहा देते हैं और वो जो है पुनः जाते जाते पूरा पानी को प्रदूषित कर देती है। शवों को बहा दिया जाता है जल में, देवी देवताओं की मूर्तियों का विसर्जन होता है, अस्पतालों से फेंका गया जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो सब जल में प्रदूषित कर देता है। इस प्रदूषित जल को जीव जंतु जो है पीते हैं, उनको वो होता है, सिंचाई में यदि उपयोग होता है तो वापस ये घूम फिर के हमारे
वातावरण में और प्रदूषित करता है। इस प्रकार यहाँ देखते हैं खेती से भी होता है। फसलों को नष्ट करने के लिए हम खरपतवारनाशी, पीड़कनाशी इत्यादि का प्रयोग करते हैं, खादों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, तो इसके कारण भी जल बहुत अधिक प्रदूषित होती है। उद्योगों में जो भी कचरा है, लेड, मरकरी, क्रोमियम, कैडमियम, ये उपस्थित होते हैं, ये सब जब जल में मिलते हैं तो उसको और अधिक प्रदूषित करते हैं। जल प्रदूषण का रोकथाम कैसे कर सकते हैं? रोकथाम करने के लिए हमें अपनी आदतों को सुधारना होगा। शासन तो कई कार्यक्रम चला रही है जल को साफ करने के लिए, लेकिन स्वयं से हमें अपने आप में जागरूकता लानी होगी ताकि जल सुरक्षित रहे। जल सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। जल प्रदूषण को रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। प्रत्येक औद्योगिक संस्थान में उपकरण लगाए जा सकते हैं। तो जो भी है वो मनुष्यों को करना होगा जल प्रदूषण रोकने के लिए। प्रदूषित जल का उपचार। प्रदूषित जल, आजकल जल एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। शहरों में जो जल होता है उसे पुनः शुद्ध किया जाता है और शुद्ध करने के बाद उसे फिर से सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे एक जल को साफ करने के लिए एक क्रियाकलाप दिया गया है। इस क्रियाकलाप को आप करेंगे घर में, और जल को साफ करने के लिए आप एक शुद्धिकरण वाला वो भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक फ़िल्टर पेपर दिया हुआ है, बालू दिया हुआ है, ये सब हम डालते हैं तो ये फ़िल्टर स्वच्छ जल नीचे में एकत्रित होता है। इसी में आगे दिया हुआ है भौम जल तथा भौम जल स्तर। भौम जल क्या होता है? भूमिगत जल। भूमि के अंदर जो जल होता है ये भूमिगत जल भौम जल कहलाता है। ये धीरे 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 कम होते जा रहा है। कारण क्या है? मनुष्यों के द्वारा जल का गैर जिम्मेदाराना रूप से उपयोग करना, इस कारण भौम जल स्तर में लगातार कमी हो रही है। हम वाटर मोटर के द्वारा, नल के द्वारा पानी जो इस्तेमाल करते हैं लगातार, उससे भूमिगत जल में लगातार कमी आ रही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि हम किसी तालाब के पास गड्ढा खोदें तो आर्द्र मिट्टी मिल जाती है, नमी मिट्टी में मिल सकती है। मिट्टी में यह नमी भूमिगत जल की उपस्थिति के कारण होती है। भौम जल स्तर का अवक्षय। आपने देखा होगा कि प्रायः भौम जल को बड़ी मात्रा में पेय जल, निर्माण कार्य, कृषि कार्य के लिए भूमि में बोर कर पंप की सहायता से लगातार निकाला जा रहा है। प्रायः इस जल की पूर्ति वर्षा जल के रिसाव तथा अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा हो जाती है, किंतु भौम जल की पूर्ति पर्याप्त रूप से न होने पर भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है। ऐसा अनेक कारणों से, जैसे जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिकरण, कृषि गतिविधियों के कारण हो सकता है। एक अन्य कारण अल्प वर्षा भी है। जंगलों का कटना, शहरीकरण, वर्षा जल के भूमि में रिसाव हेतु पर्याप्त भूमि का उपलब्धता न होना, वर्षा जल का बह जाना भौम जल के अवक्षय का प्रमुख कारण है। अब है जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट। जल हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यदि जल नहीं होगा तो कल नहीं होगा। इसका अनुमान हमें तब होता है जब हमें पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं होता। जल की प्रत्येक बूंद हमारे लिए कीमती है। मानव गतिविधियों से जल स्तर लगातार घट रहा है। इसे बचाने के प्रयास किए जाने चाहिए। हमारे देश में जल संरक्षण की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है, किंतु औद्योगिक विकास एवं लगातार बढ़ते शहरीकरण के कारण इसकी संख्या में लगातार कमी हो जा रही है, जो भविष्य में जल संकट का कारण बन सकती है। जल संरक्षण हेतु आप भी सहयोग कर सकते हैं। नीचे दिए गए क्रियाकलापों द्वारा निश्चित करें कि आप जल संरक्षण करने में कितना सहयोग करते हैं और उसे व्यर्थ बहाते हैं।
ये जो क्रियाकलाप दिए गए हैं, ये क्रियाकलाप आपको पढ़ना है। इसमें 1, 2, 3, 4 से लेकर 7 तक दिया है। जैसे कि नल खुला रखते हैं, अधिक पानी से मुंह धोते हैं, टपकते या बहते हुए जल के नल को देखकर आप उसे बंद नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं, एक गिलास पानी लेते हैं, आधा पानी पीते हैं, आधा पानी फेंक देते हैं, बगीचे में शाम को जल ना देकर सुबह समय जल देते हैं। देखिए, बगीचे में जब हम पौधों को पानी देते हैं तो हमें शाम के समय ही पौधों को पानी देना चाहिए। शाम के समय जब हम पौधों को पानी देते हैं तो वो पानी पौधों को पूर्ण रूप से मिलता है। यदि हम सुबह को देते हैं तो आधा पानी तो वाष्पीकरण में उड़ जाता है, इसलिए पौधों को पानी देने का सही समय शाम है। बगीचे में उस समय जल का उपयोग नहीं करते जो रसोई घर से निकलता है अथवा सब्जी फल धोने आदि से प्राप्त होता है। वाहनों को धोने के लिए बाल्टी के स्थान पर पाइप द्वारा जल स्रोत का उपयोग करते हैं, ज़्यादा पानी बहाते हैं। बर्तन, बाल्टी तथा टंकी में जल बाहर बहते तक भरते हैं। ये जो क्रियाकलाप हैं, ये जो आदतें हैं, हमें जल्द से जल्द इसमें सुधार करना होगा ताकि हम भविष्य में जल संकट से बच सकें। वर्षा जल संग्रहण भविष्य एक नियोजन है, एक प्लान है जिससे हम भूमिगत जल स्तर में सुधार ला सकते हैं। वर्षा के जल को एकत्रित करना है। कैसे करना है? छत में एक वो बनाना है। छत के पानी जब वर्षा होगी तो छत में जो पानी है उसे पाइप के ज़रिए हमें एक गड्ढा खोद देना है। गड्ढा खोद के उसमें बालू, मिट्टी ऐसे करके डालना है ताकि जो पानी है वर्षा का जल वो छत में एकत्रित होकर वो पाइप के माध्यम से नीचे आए और भूमिगत जल स्तर में वृद्धि करे। तो इस प्रकार से हमें करना है वर्षा जल संग्रहण का कार्य। यह पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये कुछ क्वेश्चन है, इसके आपको उत्तर बताना है। जल प्रदूषण के कारक क्या हैं? जल प्रदूषण रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? जल प्रबंधन क्यों आवश्यक है? ये पाठ का जो भी प्रश्न है ये आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आपको यह चैप्टर कैसा लगा ये भी बताने का कष्ट करें। धन्यवाद।